जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार हो। सबसे बड़ा मतलब सऊदी अरब से भी ज्यादा। हाँ, और फिर भी वहां के लोग मतलब गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हों। ये कैसा विरोधाभास है। ये एक ऐसी पहेली है जो दिमाग को सच में चकरा देती है। एक तरफ जमीन के नीचे इतनी दौलत कि देश सोने का बन जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसा मानवीय संकट कि लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आज की पड़ताल वेनेजुएला पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आज के संकट की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा कैसे हुआ। इतनी दौलत होने के बावजूद कोई देश इस हाल में आखिर पहुंच कैसे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेनेजुएला को नक्शे पर देखते हैं, ताकि दिमाग में एक तस्वीर बन जाए। ये दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी सिरे पर है। हाँ, और इसकी लोकेशन बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मतलब पश्चिम में कोलंबिया है, दक्षिण में ब्राजील का विशाल अमेज़न जंगल और पूर्व में गुयाना। और उत्तर में। और सबसे खास बात, इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो पूरा का पूरा कैरेबियन सागर से लगता है, यानी खूबसूरत समुद्री तट। अरे वाह! तो एक तरफ कैरेबियन बीच और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना। कागज पर तो ये देश एक जन्नत जैसा लगता है। बिल्कुल। राजधानी काराकास है और भाषा स्पेनिश, जैसा कि उस पूरे इलाके में है। आबादी भी लगभग 3.4 करोड़ के आसपास। तो देखने में ये एक सामान्य खूबसूरत लैटिन अमेरिकी देश लगता है। लगता है, पर इसकी कहानी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सही बात है। किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसके नक्शे से नहीं बनती। जरा इतिहास में चलते हैं। आजादी के बाद का सफर कैसा था इनका? हमारे स्रोत बताते हैं कि 1830 में ग्रान कोलंबिया से आजादी तो मिल गई, पर उसके बाद लगभग 100 साल तक देश में भारी उथल-पुथल रही। मतलब स्थिरता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मिलिट्री तानाशाह आते जाते रहे, सत्ता के लिए लड़ाइयां होती रहीं, एक स्थिर सिस्टम बनी नहीं पाया। तो कह सकते हैं कि नींव शुरू से ही थोड़ी कमजोर थी। हाँ, फिर 1958 के बाद जाके वहां लोकतंत्र की एक स्थिर शुरुआत हुई, लेकिन दशकों की अस्थिरता ने देश की संस्थाओं को, जैसे अदालतें या प्रशासन, उतना मजबूत नहीं होने दिया था। और फिर तेल मिल गया। हाँ, 20वीं सदी में तेल की खोज ने वेनेजुएला की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। तेल, जैसा हमने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार। ये तो किसी लॉटरी लगने जैसा होगा। लॉटरी से भी बहुत बड़ा। अचानक देश के पास बेहिसाब पैसा आने लगा। सरकार की लगभग सारी कमाई तेल बेचने से होने लगी। लेकिन इसमें कोई खतरा भी था। हाँ, यहीं पर एक जाल है जिसे अर्थशास्त्री रिसोर्स कर्स यानी संसाधन अभिशाप कहते हैं। संसाधन अभिशाप मतलब जो चीज उन्हें दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकती थी, उनका तेल, वही उनकी बर्बादी की वजह बन गई। ये तो बहुत अजीब बात है। बिल्कुल, और यही संसाधन अभिशाप है। सोचिए, आपने एक ऐसा घर बनाया है जिसका सिर्फ एक ही खंबा है। जब तक वो खंबा मजबूत है सब ठीक है, लेकिन जरा सा भी हिला तो पूरी छत सिर पर। बिल्कुल, वेनेजुएला ने यही किया। तेल का पैसा इतनी तेजी और आसानी से आ रहा था कि देश की बाकी सारी इंडस्ट्रीज, जैसे खेती या मैन्युफैक्चरिंग, उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, वो सब धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। पूरा देश तेल बेचने का आदी हो गया। और फिर तेल की कीमतें गिरी और वो अकेला खंबा हिल गया। बुरी तरह हिल गया। 2010 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आईं, तो वेनेजुएला का पूरा आर्थिक मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सरकार की आमदनी रातों रात घट गई और देश के पास कोई और कमाई का जरिया था ही नहीं। अब बात करते हैं कि ये आर्थिक संकट जमीन पर आम लोगों के लिए कैसा दिखता था। ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन तो नहीं थी। स्रोत में जो बताया गया है वो डरावना है। हाँ, महंगाई, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब सिर्फ महंगाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये कुछ और ही चीज है। ये ऐसा है जैसे आप एक ट्रेडमिल पे हैं जो हर सेकंड तेज होती जा रही है। आप जितना भी तेज भागें, आप पीछे ही छूटेंगे। अच्छा। आज एक कप कॉफी की जो कीमत है, कल वो 2 गुनी होगी, और परसों शायद 10 गुनी। आपकी जिंदगी भर की बचत कुछ ही हफ्तों में कागज के टुकड़ों में बदल जाती है। स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई गई है कि लोग 1 किलो चावल या ब्रेड खरीदने के लिए नोटों की बोरियां भरकर ले जाने लगे थे। हाँ, क्योंकि करेंसी की कोई कीमत ही नहीं बची थी।
और इसकी वजह सिर्फ तेल की कीमतों का गिरना तो नहीं होगी? नहीं, इसके पीछे और भी कारण थे। एक तो सरकार ने अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया था। उत्पादन, कीमतें, सब कुछ सरकार तय कर रही थी। और सबसे बड़ी वजह, भ्रष्टाचार। हाँ, सरकारी तेल कंपनी पीडीवीसी में फैला भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। ये कंपनी देश का इंजन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे खोखला कर दिया गया। स्रोत बताते हैं कि हालत इतनी खराब थी कि कंपनी के अनुभवी इंजीनियर और मैनेजर्स देश छोड़कर दूसरे देशों में टैक्सी चलाने लगे थे और उनकी जगह अनुभवहीन सैन्य अधिकारियों को दे दी गई थी। अरे, जब आपका सबसे बड़ा एसेट चलाने वाले लोग ही काबिल ना हो तो पतन तो निश्चित है। बिल्कुल। और इस आर्थिक पतन का असर सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ा होगा। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ। उनकी भारी किल्लत हो गई, दुकानों की अलमारियां खाली हो गईं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो कभी लैटिन अमेरिका में सबसे अच्छी मानी जाती थी, वो पूरी तरह ढह गई। अस्पतालों में क्या हाल था? अस्पतालों में दर्द की मामूली गोली या पट्टी तक मिलनी बंद हो गई थी। लोगों को पीने का साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरसना पड़ा। ये एक आर्थिक संकट से कहीं ज्यादा एक मानवीय त्रासदी बन गया था। सही कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने देश ही छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। एक अनुमान के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा लोग अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर 70 लाख? हाँ, 70 लाख। वो पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और यहाँ तक कि अमेरिका में शरण लेने पर मजबूर हो गए। ये तो स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी के बराबर है, वो भी बिना किसी जंग के। बिना किसी जंग के। यही संकट की सबसे डरावनी सच्चाई है। ये आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े माइग्रेशन संकटों में से एक है, जो किसी आर्थिक पतन की वजह से हुआ है। तो अर्थव्यवस्था तो ढह गई, लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी, वो भी उतनी ही उलझी हुई है। यहीं पर ह्यूगो चावेज की एंट्री होती है। सही। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। वो एक बहुत करिश्माई नेता थे और गरीबों में बेहद लोकप्रिय थे। और उन्होंने अपनी नीतियों को बोलिवेरियन क्रांति का नाम दिया था, जो एक तरह का समाजवाद था। बिल्कुल। और उस समय तेल की कीमतें आसमान पर थीं, तो उनके पास पैसा भी बहुत था। हाँ, तो उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल गरीबी कम करने और मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर जमकर किया होगा। किया, और इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसी दौर में उन्होंने पर्दे के पीछे से धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। कैसे? उन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर किया और अपने विरोधियों को किनारे लगा दिया। अच्छा, तो मतलब जब तक पैसा आ रहा था सब ठीक लग रहा था, लेकिन असल में देश की लोकतांत्रिक नींव को कमजोर किया जा रहा था। बिल्कुल। और जब 2013 में चावेज की मौत के बाद उनके चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने, तब तक तेल की कीमतें गिरने लगी थीं। हाँ, और मादुरो के पास न तो चावेज जैसा करिश्मा था और न ही वैसा पैसा। उनके दौर में आर्थिक संकट एक सुनामी की तरह आया। और फिर 2018 के चुनावों पर भी बहुत सवाल उठे, है ना? हाँ, उन चुनावों को कई देशों और वेनेजुएला के विपक्ष ने धांधली भरा बताया। इसके बाद देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष के नेता हुआन ग्वाइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और देश में एक अजीब सी स्थिति बन गई, जहां एक ही देश के दो राष्ट्रपति होने का दावा कर रहे थे। सही। तो आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट एक दूसरे को और बढ़ावा देने लगे, एक दुष्चक्र की तरह। जब चेक और बैलेंस खत्म हो जाते हैं, जब सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता, तो सत्ता का गलत इस्तेमाल होना तय है। वेनेजुएला इसका एक क्लासिक केस स्टडी है। और ये आग सिर्फ वेनेजुएला की सीमाओं के अंदर नहीं रही, जल्द ही ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। हाँ, क्योंकि दुनिया वेनेजुएला को लेकर दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय देश थे, जिन्होंने हुआन ग्वाइडो को मान्यता दी, और मादुरो सरकार पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बिल्कुल। इन प्रतिबंधों का मकसद मादुरो पर दबाव बनाना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे रूस, चीन और ईरान जैसे देश, जिन्होंने निकोलस मादुरो की सरकार का खुलकर समर्थन किया। अच्छा। उन्होंने वेनेजुएला को पैसा, हथियार और राजनीतिक सहारा दिया। इससे यह मुद्दा सिर्फ वेनेजुएला का नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया। मतलब एक ग्लोबल पावर गेम, जिसमें वेनेजुएला के आम लोग पिस रहे थे। बिल्कुल। इसमें सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं थी, इसमें तेल के भंडारों पर कंट्रोल, लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने और अमेरिका को चुनौती देने की लड़ाई भी शामिल थी। और ड्रग तस्करी जैसे आरोपों ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया होगा। हाँ,
और इस बंटी हुई दुनिया में भारत कहाँ खड़ा था? क्योंकि हमारे तो वेनेजुएला से पुराने तेल के रिश्ते रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत नाजुक थी। भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले बड़े देशों में से एक रहा है। तो हमारे व्यापारिक हित थे? तो क्या हमने किसी का पक्ष लिया? नहीं। भारत ने यहाँ बहुत संतुलित कूटनीति अपनाई। ये भारत की पुरानी पॉलिसी रही है कि वो किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। अच्छा। भारत ने ना तो मादुरो का खुलकर समर्थन किया, ना ही ग्वाइडो का। उसने हमेशा कहा कि वेनेजुएला के लोगों को ही अपनी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। और तेल का व्यापार अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद? वो जरूर मुश्किल हुआ, लेकिन भारत ने कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे उतार चढ़ाव से आखिर में सबक क्या मिलते हैं? अगर हमें कुछ पॉइंट्स में समझना हो तो वो क्या होंगे? स्रोत कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहला और सबसे बड़ा सबक तो वही है, संसाधन अभिशाप। मतलब सिर्फ प्राकृतिक संसाधन होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने उस पैसे से एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं बनाई, तो आप हमेशा एक झटके में बिखर जाने के खतरे में रहेंगे। ठीक है। और दूसरा सबक, मुझे लगता है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बिगड़ी, बल्कि कुछ और भी था जो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। हाँ, और वो थी देश की संस्थाएं, उसकी अदालतें, उसका चुनाव आयोग, उसकी नौकरशाही। जब आप इन स्तंभों को कमजोर कर देते हैं, तो पूरी इमारत ढह जाती है, चाहे वो बाहर से कितनी भी अमीर क्यों ना दिखे। एक स्वतंत्र और मजबूत संस्था के बिना कोई भी देश लंबे समय तक तरक्की नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और तीसरा सबक शायद सत्ता के केंद्रीकरण से जुड़ा है, जब सारी ताकत एक ही इंसान या एक ही पार्टी के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। चावेज और मादुरो के दौर ने दिखाया कि जब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में सिमट जाती है, तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। गलत फैसलों को कोई चुनौती देने वाला नहीं होता। और नतीजा पूरा देश भुगतता है। हाँ, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, वो संस्थाओं का संतुलन होता है। तो ये थी वेनेजुएला की कहानी, एक ऐसा देश जो तेल के महासागर पर तैरते हुए भी अपने नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये समृद्धि से कंगाली तक का एक दिल दहला देने वाला सफर है। वेनेजुएला का संकट इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि किसी भी देश की किस्मत कितनी तेजी से बदल सकती है, खासकर जब उसकी नींव कमजोर हो। और ये हर उस देश के लिए एक सवाल छोड़ जाता है जो किसी एक ही चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। क्या वे एक स्थायी भविष्य बना रहे हैं, या सिर्फ एक ऐसा महल जो किसी एक चीज की कीमत के उतार चढ़ाव की रेत पर टिका है?